नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए भाई, आपके एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करते हैं। आप सभी को पता है, मुझे अच्छे से पता है, सभी को मालूम है कि देखिए आने वाले एग्ज़ाम्स में जो इस टाइम के सबसे शानदार एग्ज़ाम जो आपके सामने आ रहे हैं, एनटीपीसी है या आरपीएफ कांस्टेबल है और साथ में अब तो ग्रुप डी की वैकेंसी वैसे भी अनाउंस हो गई है, तो उसके लिए भी है। देखिए इन सभी में महत्वपूर्ण रोल हो जाता है जीएस का। सामान्य अध्ययन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अगर आज के पैटर्न पे अगर जीएस को ना पढ़ा जाए ना, तो एग्ज़ाम में स्कोरिंग कार्ड आपका डाउन हो जाता है, स्कोरिंग दिक्कत हो जाती है। तो इसी स्कोरिंग कार्ड को बढ़ाने के लिए आपकी कमेंट्स लगातार पढ़ी मैंने, बहुत ज़्यादा आपकी गुज़ारिश, बहुत ज़्यादा आपकी कमेंट्स के साथ मैं आपके सामने आ गया जीएस की प्रैक्टिस सेट को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूँगा, ठीक है? और उससे पहले आप लोग मेरी भी एक काम कर देंगे मेरा आप लोग, कि आप ना आपको लगता है जीएस के अंदर जो भी टॉपिक आपका, चाहे वो ग्रुप डी को लेकर के हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी की स्टेज 1, स्टेज 2 दो जो आपका मन है। आपको लगता है कि जीएस का ये टॉपिक हमें परेशान करता है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आप कमेंट में जाइए और बस कमेंट कर दीजिए कि सर इस पर आप टॉपिक पर हमें कुछ इस टॉपिक की थ्योरी और इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप करा दीजिए। उसी टॉपिक को लेकर के जैसे कि पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मैं सभी को कराऊँगा। अब मैंने आपके लिए अनाउंस कर दिया है ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज़, कोशिश रहेगी आपके लिए लगातार डेली इसको लाने की। जैसा आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही मैं आपको इसकी शानदार क्लासेस आपको ला करके दूँगा, आप देखना। ठीक है? बस सहारा आप लोगों का, अगर आपको क्लास पसंद आती है, तो आप लाइक कर दोगे इसको, है ना? शेयर भी करोगे। देखना आप लोग आने वाले 10, 15, 20 दिन के अंदर आप कितनी तो इसके अंदर जीएस को पकड़ोगे। और ऐसा नहीं कि केवल जीएस ही पकड़ोगे, उसके साथ-साथ जो भी नॉलेज आपको स्टैटिक जीके की चाहिएगी या मैप स्टडी या मैप के बारे में जो भी नॉलेज है, वो सब कुछ ऐड ऑन करके मैं इन क्लासेस को लेके आया हूँ आपके लिए। बड़ी ही शानदार क्लास है आपके लिए। मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ और देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का पहली क्लास रहने वाली है। ये जीएस है, साथ में इसके स्टैटिक जीके रहेगी और सबसे एडवांस चीज़ जो इसमें होती है वो है मैप। मैं आपको मैप स्टडी भी इसमें करा कर के चलूँगा। चाहे वो राजधानी को लेकर के हो, चाहे वो राज्य या फिर देश और विदेश की खबरें हों, जो भी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसमें कहीं न कहीं 2024 के कुछ क्वेश्चन्स भी देखोगे, जो किसके होंगे? जो करंट अफ़ेयर्स के होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें करंट अफ़ेयर्स की, जो आपको इसके अंदर मिलेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि ओनली जीएस के बारे में इसमें बात करूँगा, ये कंपाइलेशन है जीएस का, जीके का, 2024 की पूरी साल की करंट का, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, वो लाने की इसमें कोशिश की गई है। अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बाकी अगर क्लास की पीडीएफ को लेकर के बात आएगी तो मैं वो भी आपको बता दूँगा कि पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको कमेंट करना है अपना टॉपिक जो भी आपको लगता है कि सर ये टॉपिक बड़ा परेशान करता है हमको। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन-सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग जानते हो, आज की अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ ना, चाहे वो एसएससी का फ़ील्ड हो, चाहे वो रेलवे का। देखिए स्टैटिक जीके के सबसे शानदार टॉपिक में आता है लोक नृत्य और साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य। आप लोग जानते हो। तो अगर मैं लोक नृत्य की बात करूँ, तो लोक नृत्य को अगर आप याद करने लगो तो लगातार बहुत सारी क्लासेज़ हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लगभग सभी लोक नृत्यों को याद भी कर पाओ। लोक नृत्य हैं, उनके कलाकार हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो सब। उनके उन्होंने कौन से पुरस्कार जीते हैं, बहुत पेपर में आते हैं। जैसे आपसे पूछा है उड़ीसा को लेकर के, कि बताइए जी उड़ीसा का कौन-सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ उड़ीसा के लोक नृत्य के बारे में, तो आप सभी जानते हो जो ये रंगबती है ना, ये रंगबती, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है? सबसे फेमस लोक नृत्य इसका क्या है आपका? रंगबती। लेकिन अगर मैं साथ में औरों की भी बात करूँ आपसे, जैसे बिरहा है, मैं बिरहा की बात करूँ तो ये बिरहा है कहाँ का? ये बिहार का लोक नृत्य है अभी। कहाँ का है ये? हमारे बिहार राज्य का, ठीक है? सेम आपको इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश वाले परेशान ना हो बिल्कुल भी, एज़ इट इज़ ही रखूँगा मैं इंग्लिश में भी, है ना? बिल्कुल। घूमर की मैं बात करूँ आपसे, घूमर आप लोग जानते हो ये राजस्थान में होता है ना? राजस्थान में। वहीं कालबेलिया भी कहाँ का है भाई? कालबेलिया भी राजस्थान का है। लेकिन मुख्य बात क्या है इसमें, आप लोग देखें ज़रा ध्यान से, वो मुख्य बात है इसमें किसकी? आपकी बिरहा की। अगर मैं बिरहा के बारे में बताऊँ, तो बिहार इतना प्रसिद्ध राज्य है हमारा, बिहार इतना बढ़िया राज्य है, शानदार, कि यहाँ पर लोक नृत्य है, एक बड़ा फ़ेमस लोक नृत्य आपने सुना होगा यहाँ पे विदेशिया, सुना है विदेशिया? बिल्कुल, सुना होगा विदेशिया। जो ये विदेशिया नृत्य है, ये क्या होता है इसमें? इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें जो युगल होते हैं, कहने का मतलब जो पति-पत्नी होते हैं, वो एक साथ इसको परफ़ॉर्म करते हैं, इसको डांस को करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है कि इसमें नृत्य किया जाता है, साथी के साथ को दर्शाने वाला। लेकिन वहीं बिहार इतना बढ़िया राज्य है कि इसमें अगर बिरहा की बात आ गई है, तो बस ये मान लीजिए, ये डांस परफ़ॉर्म किया जाता है पत्नी के द्वारा। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा।
लेकिन पत्नी क्यों करती है भाई? और पत्नी जब करती है जब पति घर से चला गया। कब करती है? जब पति घर से चला गया हो कहीं पे। पति घर से बाहर चला गया हो। बाहर का मतलब, घर से बाहर का मतलब कहीं कमाई के लिए बाहर चला गया। आप लोग जानते हो बिहार से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश में आना, महाराष्ट्र में जाना, कहीं भी रोजगार के लिए। ठीक है, तो वहां पर कौन सा था? विरहा होता है। विरहा, विरहा होता है ना। विरहा का मतलब क्या होता है? विरहा का मतलब होता है दूरी, है ना। बिल्कुल। वही मैं बात करूँ घूमर की। घूमर आप लोग अच्छे से जानते हो कि घूमर ये ज्यादातर होली, होली पर दर्शाया जाने वाला प्रोग्राम है, डांस है बहुत ज्यादा, है ना, होली का। बिल्कुल। और साथ में एक और होता है यहाँ पे गणगौर पूजा। एक बड़ी फेमस पूजा होती है यहाँ पे, गणगौर पूजा। ये गणगौर पूजा में भी परफॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगर मैं कालबेलिया की बात करूं तो कालबेलिया का आप लोग याद रखोगे। जो ये कालबेलिया है ना, बहुत पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस इसके 2024 में, मैं गारंटी दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि साल 2010 में ना इसको यूनेस्को, आप लोग जानते हो यूनेस्को के द्वारा इसको क्या बना दिया गया? इसको अमूर्त विरासत घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? अमूर्त विरासत। ठीक है भाई। बिल्कुल। आप अच्छे से इसको लिखेंगे। इसको क्या कहा गया था? अमूर्त विरासत। मैं सभी चीज़ों पर आपसे बात करूंगा, इतनी बात आपसे नहीं करूंगा कि आप लोग परेशान हो जाएं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोग पूरा भरे जा रहे हैं। नहीं, जितनी नॉलेज आप ले सकते हैं उतना आप देख के चले, जितनी हम पकड़ सकते हैं उतने के साथ। अगर कुछ और नॉलेज चाहिए अगले क्वेश्चन में आ जाएगी, अच्छा अगली क्लास में आ जाएगी, तो टेंशन लेनी नहीं किसी बात की। तो ये क्या है? इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बना दिया गया, है ना भाई। कल्चरल आपका हेरिटेज बना दी गई है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। किसको? कालबेलिया को। है कहाँ का? ये राजस्थान का। अच्छा, कालबेलिया की एक बड़ी शानदार बात है, इसे सपेरे का नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सपेरों का नृत्य। इसका दूसरा नाम है सपेरों का नृत्य। आप लोग इसे भी याद कर लेंगे कि इसको कहते हैं सपेरों का नृत्य। ठीक है। वहीं रंगवती की मैंने आपको बताई, रंगवती कहाँ का है? ये आपका आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा में और भी हैं, जो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिलते रहेंगे कि मेरे उड़ीसा के और कौन कौन से फेमस हैं, है ना। फिलहाल आप विरहा, घूमर, कालबेलिया और रंगवती के बारे में बात करेंगे। वहीं आप लोग इसको भी याद करेंगे कि कालबेलिया को क्या बनाया हुआ है इस समय? इसको आपका यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत बनाया हुआ अमूर्त। अमूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डांस परफॉर्म किया जाता है। अमूर्त में क्या होता है? जिसको मूर्ति का रूप ना हो, जिसके बाद जिसको देखा ना, देखने का डांस करते हो आप देख सकते हो, लेकिन ये क्या है? एक फीलिंग है ना भाई। बिल्कुल। ये भाववाचक संज्ञा है कहने का मतलब। तो चलिए फिर आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। तो क्या होगा? रंगवती। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है, बताइए निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन डांसर इज एसोसिएटेड विद द पंडवानी डांस फ्रॉम, है ना, डांस फॉर्म। तो अगर मैं इसकी बात करूं पंडवानी की, तो पंडवानी कहीं का थोड़ी है। पंडवानी कहाँ का है? पंडवानी है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है भाई? ये छत्तीसगढ़ का डांस है, लोक नृत्य है। कहाँ का? सर ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। आप याद करेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में और भी बड़े फेमस फेमस डांसेस हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो। जैसे बड़ा फेमस एग्जाम, ये उसमें पूछा गया आपका एसएससी जीडी में, सैला नृत्य। एक आपने सुना होगा पंथी, बड़ा फेमस नृत्य है पंथी। आप इसको भी याद कर लेंगे। एक होता है राउत नाच, ये भी यहीं का ही है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का राउत नाच। और एक होता है हमारा गेडी, इसको गेंडी भी बोल देते हैं, गेडी। ये बड़े फेमस है। और एक हमारा पंडवानी है ही है, तो पंडवानी को भी याद करोगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि पंडवानी केवल यहीं का है। मैं बताऊं आपको, जरूरी नहीं कि पंडवानी यहाँ का है। पंडवानी आपको छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राज्य हैं, जैसे कि झारखंड है ना, मैप में देखोगे। क्योंकि ये डांसेस कोई सीमा अपनी, कोई बाउंड्री तो रखते नहीं है भाई। ये बाउंड्री बनी हुई है, इस दीवार के पार कोई डांस नहीं करेगा। ये एथनिक्स चीजें होती हैं, और इनकी कोई बाउंड्री तो होती नहीं। तो झारखंड है, जैसे झारखंड के साथ साथ बिहार है ना, थोड़ा बहुत उड़ीसा है, उड़ीसा में आपको ये मिल जाएगा। तो ये राज्य भी इसको परफॉर्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्यतः ये कहाँ मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ में इस डांस को करने वाली बड़ी फेमस है तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई बहुत फेमस है इसमें, क्योंकि इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा आप समझ जाओगे। तीजन बाई की अगर मैं बात करूं आपसे, छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली, और इन्होंने इसी डांस में इतनी महारत हासिल की हुई है कि अगर आप याद करें तो 1988 की आप याद कर सकते हो। जस्ट 15 साल बाद, बस याद करने का एक तरीका है अच्छा, कि जस्ट 15 साल बाद 2003, कब? 2003। और जस्ट 16 साल बाद 2019। अब जो 2019 में कुछ इनके साथ हुआ है, मतलब जैसे कोई पुरस्कार इन्हें मिला है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आने लायक हो जाता है पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या किया, जो पद्म के सारे पुरस्कार थे, पद्म जानते हो ना आप, जो सीरीज होती है हमारी पद्म श्री,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये इन्होंने गेट करे या इनको मिले। जैसे मैं बात करूँ पद्म श्री, भाई 88 में इनको सबसे पहले जो छोटा मतलब 4th नंबर पे आता है पद्म श्री इनको मिला। 2003 में इनको फिर इनके ही इस उसमें सम्मान दिया गया, कौन सा, पद्म भूषण के नाम से, है ना भाई, पद्म भूषण। और उसी क्रम में इनको 2019 में दिया गया पद्म विभूषण। कौन सा दिया गया, पद्म विभूषण। तो आप लोग याद कर लेंगे भाई, इनके ये मुख्य पुरस्कार है। कहने का मतलब पद्म सीरीज के तीनों ही पुरस्कार इनके पास हैं। नाम क्या है इनका, तीजन भाई। और डांस कौन सा है, पंडवानी। आप याद रख लेंगे इसको। वहीं उसी क्रम में अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से। जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, वैजंती माला की। तो देखिए वैजंती माला बहुत फेमस है किसमें, तो एक शास्त्रीय नृत्य आपने सुना होगा, उसे कहते हैं भरतनाट्यम। सुना आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा, बड़ा फेमस है भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम की नृत्य कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करूँ, बिरजू महाराज, इनको कौन नहीं जानता भाई, सबसे महान करेक्टर है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, ये कथक के सबसे महान नृतक कहे जाते हैं कौन, बिरजू महाराज। आप इन्हें भी याद कर लोगे। और वहीं बात करूँ मैं वेमपंती आपके चिन्ना सत्यम की, तो ये फेमस है किसके लिए, तो एक डांस होता है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो ये कुचिपुड़ी के फील्ड से संबंधित है, आप लोग इन्हें भी याद करेंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब अगर आप ऑप्शंस के साथ भी चलोगे, तो अगर आप देखें मोटा मोटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई क्वेश्चन ये दिया गया पंडवानी से कौन संबंधित है। लेकिन भाई एक तरफ हमारे हो गए छत्तीसगढ़ के डांसेस मेन मेन, उसी क्रम में आगे हमारे और भी जो ऑप्शंस में मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो ऑप्शन में तीजन भाई हैं, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं, जो कि लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्लास में आपको वेरिएशन मिलने वाली है। बस वेरिएशन, आप कितनी वेरिएशन पकड़ पाते हैं। अगर आप मेरी क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो बस एक काम आपके अकॉर्डिंग मैंने छोड़ा है कि आप जीएस के अंदर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि टिपिकल है या क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ नहीं आ रहे, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल कमेंट में डालना है कि सर इस टॉपिक को लेकर के आप बताएं जरा, मैं देखता हूँ फिर आपको बताने के लिए। ठीक है, पक्का इस बात की मेरी तरफ से है कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब जैसे खेल खेल है, आरपीएफ वाला हिस्सा, जैसे एसआई की बताऊँ मैं आपको, आरपीएफ एसआई में, इस वाले में भी और पिछले वाले एसआई में खेल के दुनिया भर के क्वेश्चन थे। अब जैसे अगस्ता मास्टर्स है, आप जानते हो जो खेलों की ट्रॉफियां होती हैं लगातार एग्जाम में आती हैं। हालांकि आपने इसका आंसर दे दिया होगा फोटो में देख के कि ये लोग खेल रहे हैं कौन सा गेम, ये गोल्फ खेल रहे हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन पर्पस गोल्फ का नहीं है, आपको ये बताना है कि गोल्फ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गोल्फ को लेकर के आते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक क्वेश्चन इसका गोल्फ का ही आया था कि गोल्फ का ओरिजिन कहाँ से है। तो याद रखना, एक यूरोप का देश है स्कॉटलैंड। कौन सा देश है, स्कॉटलैंड। और ये जो स्कॉटलैंड देश है ना, ये स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है, यूके का। राजधानी अगर आपसे पूछ बैठे, कोई बात नहीं, तो राजधानी आप याद रखेंगे ग्लासगो इसकी राजधानी है, जहाँ पे एक बार ऑलरेडी ऐसे गेम्स वगैरह हो चुके हैं, ग्लासगो। ठीक है, बिल्कुल, ये हो जाएगी ग्लासगो इसकी राजधानी, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करो, आप जानते हो क्लब गेम क्या होता है, क्लब, ये एक क्लब गेम है। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है ना, आईपीएल, बिल्कुल, बहुत सारी टीमें होती हैं, साथ में गेम कराती हैं प्लेयर्स को हायर करके। ऐसे ही यूरोप के अंदर बहुत सारे क्लब होते हैं, उन क्लबों में गेम खेला जाता है। पर्टिकुलर होता क्या है इस गेम के अंदर, एक बड़ी फेमस मूवी भी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, अगर आपने देखी हो तो। करना कुछ नहीं है, ये बॉल होती है, इसके कुछ नियम होते हैं, ये बॉल होती है सामने, जिससे खेलने से ड्राइवर कहते हैं, ये सामने होता है। इसके भी कुछ प्रकार ही होते हैं, ये अलग अलग प्रकार का होता है। और कोशिश क्या होती है कि कम से कम शॉट मारने से इस बॉल को एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाया जाए। और जिस पर्टिकुलर टारगेट पहुंचाते हैं उसको बंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, बंकर। आप जानते हैं एक होल होता है, एक पर्टिकुलर होल होगा, उसे बंकर कहते हैं। जैसे मैं शब्दावली की बात करूं, इस इसमें आने वाली शब्दावली की बात करूं इस गेम के अंदर, तो सबसे पहले तो ड्राइवर ही आता है। बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलेगी, सबसे पहले ड्राइवर आएगा। इस ड्राइवर के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है ईगल, इसके सेफ के अकॉर्डिंग एक होता है ईगल, एक होता है डबल ईगल। ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। एक होता है डबल ईगल, ठीक है। एक जहां बॉल इसको भेजी जाती है बॉल, उसे कहते हैं बंकर, है ना भाई, उसे बंकर कहते हैं, याद कर लेना। एक क्या होता है, जब बॉल झटके से मारी जाती है तो बाउंस करती है, और जब वो बाउंस करते हैं उसे कहते हैं बाउंस बैक। क्या बोलते हैं उसको, बाउंस बैक। तो ये कुछ शब्दावली इसकी बहुत महत्वपूर्ण है जो पेपर में आती है, ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल। और अगर गोल्फ की और बात की जाए तो देखिए, गोल्फ से रिलेटेड आपको इतने पॉइंट भी याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेनली इसके ओरिजिन कहाँ का है, तो स्कॉटलैंड का इसका ओरिजिन है, ये आप लोग याद कर लेंगे।
ठीक है, कुछ ये शब्दावली है, और भी शब्दावली आती है, ऐसी बात नहीं। जैसे सामने आपके क्रिकेट है, क्रिकेट की भी बहुत सारी शब्दावली है ना, आती हैं। वाइट बॉल है, नो बॉल है ना, बहुत सारे गेम्स होते हैं इसमें। फ्री हिट होती है ना, क्रीज होती है, और एक फील्डर होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें होते हैं। ट्रॉफीज इसके अंदर भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसकी ट्रॉफीज का। मैं जैसे बताऊं आपको, इसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफीज पेपर में आती है। एक है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी बहुत पेपर में आती है क्रिकेट को लेकर के, दिलीप ट्रॉफी, है ना। एक आजकल अभी चल रही है, अभी खत्म हुई है, खैर मुंबई जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये बहुत ज्यादा है। सैयद मुश्ताक, आपके पास इतना हो कि इतना आप याद कर पाए बस, बाकी तो आपके पास बराबर आता रहेगा। अली ट्रॉफी, एक आप सभी जानते हो बड़ी फेमस है, रणजीत सिंह के नाम पे होती है, रणजी ट्रॉफी। ठीक है ना भाई, रणजी ट्रॉफी। एक होती है देवदा ट्रॉफी, बहुत सारी हैं। मैंने कहा ना, आप 4-5 अब लिख लो, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब लिखवाऊंगा, तो कुल मिलाकर सारी ट्रॉफीज आपके रिवाइज हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये क्रिकेट की हैं। बेसबॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल में बहुत सारी आती है। फुटबॉल की शब्दावली बहुत पेपर में आती है, तो क्यों ना एक क्लास फुटबॉल की शब्दावली को लेकर कर लेंगे। तो फिलहाल आप गोल्फ याद रखेंगे ना, बिल्कुल। तो जो अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी है किसकी है, गोल्फ की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। आप लोग जानते हैं, जब भारत स्ट्रगल कर रहा था अपनी फ्रीडम को लेकर के या अपनी आज़ादी को लेकर के, तो उस आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में अपनी सबसे अहम भूमिका देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो आप लोग सभी जानते हैं, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, नेताजी। इनका टाइटल मिला हुआ है, क्या मिला हुआ टाइटल भाई, टाइटल है इनके पास नेताजी, नेताजी। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा सभी के। और आप लोग जानते होंगे कि 1938 और 1939, यही होगा वैसे तो प्रॉपर। 2 वर्ष ऐसे हैं जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और एक में लास्ट वाले में अध्यक्षता इन्होंने छोड़ दी थी, छोड़ के एक नई एक कमेटी है, एक ग्रुप बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, तो वो भी एग्जाम में आता है बिल्कुल। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक ग्रुप बनाया था, इसको कहा था फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना भाई, क्या कहा था उसको, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करूं मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो देखिए नेहरू जी की एक बड़ी फेमस किताब है, जो उन्होंने खुद जेल में रहते हुए लिखी थी, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, है ना भाई, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना भाई, बिल्कुल। एक अगली किताब आप जानते हो, महात्मा गांधी जी के लिए एक बड़ी फेमस किताब 1909 में इन्होंने लिखी, हिंद स्वराज। आप लोग लिख लेना, ये बहुत फेमस किताब है इनकी, हिंद स्वराज। और 31 सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी, साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की जो सत्य घटनाएं थी, जो इनके साथ घटनाएं घटित हुई, वो सब इन्होंने इस किताब में लिखी थी, है ना। वहीं आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे यंग अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मैं आपको बताऊं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो किताब है उसका नाम आपका क्या है, ये है आपका, इनके इंडिया विंस फ्रीडम, बड़ी फेमस किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम। देखो भाई, राइटिंग अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं सुधारूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, इंडिया विंस फ्रीडम है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम एक एक इनका बड़ा फेमस नारा है, आप सभी जानते हो, कौन सा नारा है, तुम मुझे खून दो, है ना, बिल्कुल, बड़ा फेमस है, तुम मुझे खून दो, है ना, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बड़ा फेमस नारा है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बड़ा फेमस नारा है। ठीक है भाई, आप लोग याद कर लेंगे ना, फेमस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास अगला आता है, 5वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, ध्यान देंगे।
कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य? बड़ी बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री? आप लोग जानते हो कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, उनमें अगर टाइगर्स को लेकर के कोई प्रोग्राम चला दिया जाए, टाइगर्स के कंजर्वेशन को लेकर के, संरक्षण को लेकर के, तो उसे टाइगर रिजर्व कहना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार के टोटल टाइगर रिजर्व की बात करूं मैं आपसे, तो भारत के अंदर इस प्रकार के टोटल टाइगर रिजर्व, अगर प्रेजेंट आपको बताऊं एग्जाम में आए तो आप याद रखोगे 57 है। कितने हैं? 57। और ये जब सब सर चल कब से रहे हैं? तो एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आया था, टाइगर प्रोजेक्ट। क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था 1973 में, बहुत पेपर में आता है ये। तो 1973 में ये प्रोजेक्ट आया था टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए। तब से लेकर के अब तक लगभग 57 ऐसे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 57 ऐसे टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है। अगर पूछे सर मैक्सिमम कहाँ पे, भाई अगर आ जाए कि सर मैक्सिमम कहाँ पे, तो आप लोग कह दोगे जी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लगभग आई थिंक 12 के आसपास हैं। तो सजा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में। बात करें किसकी सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर श्रीसेलम। अब ये नागार्जुन सागर श्रीसेलम जो है ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप याद रखेंगे ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का इसकी राजधानी खुद आप जानते हो कुर्नूल, कुर्नूल में पड़ता है ये, है ना। और कुर्नूल में एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे बड़ा एग्जाम में आता है, वो नल्ला मल्ला पहाड़ी क्षेत्र। नल्ला मल्ला पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर आपको ये मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र। और ये एग्जाम में आई है, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये किस राज्य के अंदर है। आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश में। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। लगभग कितना है? तो ये लगभग आपका 3700 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है जिसको ये कवर करती है, 3700 किलोमीटर स्क्वायर का। अच्छा सर और कौन से हैं? तो और अगर मैं आपको बताऊं तो दो और हैं इसके अंदर आंध्र प्रदेश में। एक का नाम है पापीकोंडा, एक कौन सा है भी? एक है पापीकोंडा टाइगर रिजर्व। टीआर का मतलब यहाँ पे टाइगर रिजर्व आप याद करेंगे। और एक आपके सामने लिखा हुआ है ये रहा वेंकटेश्वर। ये क्या है? वेंकटेश्वर, है ना, बिल्कुल। ये आपका वेंकटेश्वर टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व करना शुरू कर दिए गए, तो क्या हो गया? टाइगर रिजर्व। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और देश का सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम। याद रहेगा सभी के। तो टाइगर रिजर्व टोटल याद कर लेंगे आप। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व आंध्र मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ है? तो 1973 में शुरू हुआ है। आई थिंक इनफ आपके लिए रहेगा कि आप याद कर सकते हैं इसको। औरंगा आपका महाराष्ट्र है, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में, या फिर ये मैंने बता दिया आपको, ये पक्षी अभ्यारण्य है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कौन सा? स्टीव जॉब्स। आप लोग जानते हो जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी आपसे सीईओ वगैरह या जो संस्थापक है पूछे जाते हैं। वैसे आपसे एक क्वेश्चन सामने आ गया कि स्टीव जॉब्स निम्नलिखित में से किसके या किसके साथ जुड़े थे, है ना, बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो आप लोग जानते हो एप्पल के फाउंडर्स या मेनली एप्पल से जुड़े हुए कौन? स्टीव जॉब्स। अगर गूगल के सीईओ पूछेगा तो आप सभी याद रखेंगे सुंदर पिचाई, है ना, बिल्कुल। वहीं पूछेगा भी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, तो आप सभी जानते हो बहुत लंबे समय तक दुनिया के पहले या सबसे अमीर व्यक्ति रहे बिल गेट्स जी। ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट के संस्थापक थे, है ना, बिल्कुल। आप इन्हें भी याद कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो कंपनियों के सीईओ, वर्तमान सीईओ करंट अफेयर्स के या उनके संस्थापक हैं, उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे सभी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। लोकसभा और राज्यसभा जो आप सभी जानते हो, ये कह रहा हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग या जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आप लोगों को पता है कि भाई अगर भारत के अंदर, सीधी सी बात है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, अगर भारत के अंदर कोई बिल, जिसको हम विधेयक कहते हैं हिंदी में, विधेयक आया और मुझे इसको कानून बनाना है, क्या बनाना है मुझे? कानून। तो जाहिर सी बात है मैं इसको लोकसभा से भी पास कराऊंगा और फिर मैं इसको राज्यसभा से पास कराऊंगा नियमों के हिसाब से, तब जाकर के मैं राष्ट्रपति साइन कराऊंगा और ये फिर मेरा कानून बन जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर मतभेद हो जाए, जैसे संयुक्त अधिवेशन की मैं बात करूं आपसे, संयुक्त बैठक की बात करूं, जैसे कि वो हमारे संविधान के पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 में, और आर्टिकल इसका दिया गया 108,
इसमें आपका डिस्कशन किया जाता है संयुक्त अधिवेशन का। अच्छा, कारण क्या होता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन के 2 कारण मेनली बताए गए हैं, जिनके ऊपर आप कर सकते हो। पहला कारण तो ये है कि जब एक सदन, कोई सा भी एक हाउस मना कर दे या पास ना करे किसी विधेयक को, मना करे, पहला। दूसरा, एक हाउस ने तो पास कर दिया, एक सदन ने पास कर दिया, और जैसे ही दूसरे सदन में वो गया, दूसरे सदन वालों ने ध्यान नहीं दिया उस पे, उस आपके आप विधेयक पे। और जब ध्यान नहीं दिया उस पे, और ऐसे ध्यान ना देते देते कितने महीने हो गए, 6 महीने, जब उसको आए हुए 6 महीने हो गए और वो पास ही नहीं करके दिया, तो ये 2 कारण बन जाते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने के। ठीक है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन सर बुलाता कौन है फिर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम, इसका आंसर आप अपने आप देंगे अभी थोड़ी देर में। इसको बुलाने का काम करता है हमारे देश के राष्ट्रपति। लेकिन केवल बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, इसकी जो अध्यक्षता है, इसके जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं या स्पीकर बनाए जाते हैं, इसकी जो अध्यक्षता है, उसे कराया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है भाई, बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी जो अध्यक्षता है वो कराई जाती है। जल्दी से मुझे कमेंट में आप लोग बताना कि अगर लोकसभा स्पीकर छुट्टी पे है, मतलब संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर दी गई है, चल रहा है, लेकिन लोकसभा स्पीकर छुट्टी पे हैं, तो बताइए इसकी अध्यक्षता उनके बाद कौन करेगा? ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे और मैं समझ जाऊंगा कौन बता रहा है। तो संयुक्त अधिवेशन आपको समझ में आ गया भाई क्या होता है? 108 में आता है। और बुलाता कौन है भाई? अध्यक्षता पूछी है तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन अगर पूछता बुलाता कौन है, तो बुलाते फिर राष्ट्रपति, है ना, बुलाने का काम। अच्छा सर, ऐसी कोई घटनाएं आज तक हुई हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। तो संयुक्त अधिवेशन, जिनको मैं ज्वाइंट सिटिंग कह दूंगा, ये आज तक कितनी बार हुए? तो हमारे यहाँ पे 3 बार हुए भाई। कितनी बार? 3 बार। कब कब हुए सर? एक हुआ 1961 में, एक हुआ 1978 में, और एक हुआ साल 2000 में, 2002 में, सॉरी। ठीक है। अच्छा, ये हुए क्यों थे? देखिए, जो 1961 था, ये हुआ था दहेज को लेकर के कानून बनने थे, तो दहेज के लिए जो एक्ट आ रहा था उसके लिए हुआ था। ये वाला जो आपका हुआ 1978, ये हुआ था बैंकिंग सेवा को लेकर के। इसको लेकर के, ये बैंकिंग सेवा को लेकर के कानून आ रहे थे, इसको लेकर के कुछ मतभेद बैठा, तब जाके जॉइंट सेशन हुआ। और ये वाला हुआ था आपका आतंकवाद के लिए, आतंकवाद निरोधक कानून बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया था 2002 में। तो अब तक कितने हुए सर? ये 3 बार हुए। ठीक है, याद रखोगे आप लोग? ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में दिया है, और अगर अच्छी बात बताऊं तो आप याद रखना, 2 बातें ऐसी हैं जिन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। सर कौन कौन सी? सबसे पहली है संविधान संशोधन। सबसे पहले कौन सी है? संविधान संशोधन। इस पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। और एक आप लोग जानते हो, धन विधेयक कहते हैं जिसको, मनी बिल, धन विधेयक, या जिसे कहते हैं मनी बिल, इस पर भी कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, है ना। आप लोग याद रखेंगे, 2 विधेयक ऐसे हैं, या 2 एक्ट या 2 बिल ऐसे हैं जिन पर आपका संयुक्त बैठक बिठाने का कोई आपका प्रावधान नहीं है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसके, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन ये भी पॉलिटी से ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में या संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन विच ऑफ द आर्टिकल? अब आर्टिकल देखेंगे, 61 है, 62 है, 72 है, 55 है। आप लोग जानते हो, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, जाहिर सी बात है क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है आपका आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि मिलता है कहाँ पे? अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 में ये मिलता है। अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जैसे सर ये लिया कहाँ से गया है? तो आप याद करोगे, इसे लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है इसको? यूएसए से। हमने इसको यूएसए से लिया है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर इसका कारण क्या होता है? कारण, देखिए कारण बहुत पेपर में आता है, तो कारण याद रखेंगे आप, एनक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर संविधान का अतिक्रमण। इसको कहते हैं संविधान का अतिक्रमण। कहने का मतलब, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे
या संविधान में लिखी गई किसी भी कानून को अतिक्रमण कर दें, उसके ऊपर से बाईपास कर दें, तब ये लगाया जाता है। सीधी सी बात है। अब कहानी आती है सर, लगाया किस सदन में जाता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सर, ये लाया किस सदन में जाता है? किस सदन में? सदन का मतलब होता है हाउस। तो आप याद रखेंगे इसको, किसी भी सदन में। बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो और देखिए चाहे वो लोकसभा हो, इन दोनों में से किसी में भी इसको लाया जा सकता है। ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। बस लाने से पहले जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन का 1/4 सदस्य इस बात की सहमति दे दे कि ऐसा कुछ होगा। और सबसे पहला काम जो अब आपके लिए जरूरी है वो ये है कि जिस भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये लाया जाएगा उसे 14 दिन पहले ये बताया जाएगा कि आपके खिलाफ हम महाभियोग लेकर आ रहे हैं, है ना भाई। 14 दिन पहले इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी कि सर हम आपके खिलाफ ला रहे हैं क्या, महाभियोग, 14 दिन पहले। ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे आप लोग। और जब जिस हाउस में आ जाएगा उससे 2/3 से पास करा दो। ये बाकी इस प्रक्रिया को पूरी को मैं आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाती है कि भाई यहाँ से जिस हाउस में आ जाएगा उससे 2/3 से पास कराओ। सेकंड हाउस में भाई राष्ट्रपति के मन की सुनो, और नहीं मिल पाती है तो फिर उससे भी 2/3 से पास कराने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटा दो। फिलहाल आप इसे याद करेंगे कि भाई आर्टिकल 61 में इसके आपका डिस्कशन किया गया है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं महाभियोग। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव नेत्र से। देखिए मानव नेत्र का क्वेश्चन क्या कहता है, अभी साइंस का क्वेश्चन है। मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी की बात करूं, मिनिमम जो दूरी होती है हमारी देखने के लिए, जो मिनिमम डिस्टेंस हम रखते हैं वो आप लोग जानते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपको बता दूं मानव नेत्र में ही तो दो बीमारियां होती है बड़ी फेमस, आप लोग जानते होंगे। एक को कहते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया। और देखिए एक होती है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर क्या होता है, तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, बड़े फेमस है। आप लोग जानते हो, देखो आंखों की क्षमता घटने और बढ़ने से ये बीमारियां होती हैं, निकट हो चाहे दूर हो। ठीक है। अब होती कैसे, जैसे अगर दूरी बढ़ गई, न्यूनतम दूरी बढ़ गई है तो वही सीधा होगा दूर दृष्टि दोष। क्यों होगा? क्योंकि दूर दृष्टि दोष में मिनिमम दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाती है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को दूर का तो साफ दिख जाता है, दूर का तो वो देख लेगा क्योंकि उसकी दूरी बढ़ गई है, लेकिन वो निकट का नहीं देख पाता। बात समझ पा रहे हैं? निकट का वो नहीं देख पाता। उसी क्रम में इधर की बात करूं तो इधर की दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है, 7-8 पर आ जाएगी वो। और आने के बाद उसे क्या होगा कि वो निकट का तो बड़े आराम से देख पाएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का बड़े आराम से या मानो साफ देख लेगा, लेकिन वो दूर का बेचारा नहीं देख पाता, दूर का उसको नहीं दिखता। अब कहोगे सर निवारण क्या होता है, निवारण एग्जाम में आता है सर। तो निवारण सिंपल है, आप याद रखना, अगर आ जाए निकट दृष्टि दोष का तो आप दोनों लेंस के नाम याद करो, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और लिख के देखो कौन सा बड़ा लिखा जा रहा है। मैं अगर बात करूं निकट की तो निकट दूर की तुलना में ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला लेंस होगा, कहने का मतलब कौन सा, अवतल। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉनकेव, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। यहाँ लग जाएगा इसके निवारण में। दूर के मामले में वही छोटा लिखा गया, और छोटा कौन सा होता है हमारा, ये होता है सर कॉन्वेक्स या उत्तल। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स या उत्तल। इससे अच्छा आप याद नहीं कर सकते। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। बड़ा ही सिंपल तरीका है, समझ गए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको इसकी डिटेल समझनी है मैं डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था, या द विच वायसराय पास्ड द ऑर्डर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप सभी जानते हो कि भाई देखिए आधुनिक इतिहास की वो कौन था, वो लॉर्ड कर्जन था, है ना भाई, कर्जन। कर्जन की बात करूं तो कर्जन भारत का वायसराय बन के कब आया था, तो ये 1898 में बन के आया था। और 1905 तक, जब तक इसने पार्टीशन नहीं कर दिया, ये माना नहीं, और ये यहाँ का वायसराय बना रहा। और इस बीच में आपको 2-3 दिनांक अगर आप याद कर ले तो अच्छी बात है। बंगाल के विभाजन में जैसे सबसे पहली दिनांक है 20 जुलाई, है ना भाई। और 20 जुलाई वो
तारीख है 20 जुलाई 1905, जब करजन ने बंगाल के विभाजन की क्या की थी भाई, घोषणा की थी। डिक्लेरेशन की डेट क्या है, 20 जुलाई। और अगर बात करूं कि इफेक्टिव कब हुआ, मतलब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ या फिर लगना शुरू कब हुआ, तो वो तारीख थी भाई 16 नवंबर 1905। 1905 को ये इफेक्टिव हो गया, या जिसे हम कहते हैं प्रभावी। इसकी जो घोषणा थी वो प्रभावी हो गई थी। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस वाले, कांग्रेस जो पार्टी थी वो इकट्ठी हुई एक साथ, और तारीख थी 7 अगस्त की इन दोनों के बीच में ही, 1905 की। इन लोगों ने एक बड़ी शानदार मीटिंग की थी, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में इन्होंने मीटिंग करी, और कलकत्ता में एक जगह थी टाउन हॉल। क्या थी, टाउन हॉल एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने मीटिंग की थी टाउन हॉल में। और वहाँ पर दो कानून इन्होंने बनाए थे, मतलब दो विधेयक पारित करवाए थे। दो आंदोलन चलाने का इन्होंने बात की थी, एक था स्वदेशी आंदोलन। क्या था भाई, एक तो था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, है ना भाई, मतलब अपने देश का अपनाओ। और एक था आपका बहिष्कार आंदोलन। इन दोनों को लेकर के भाई सामने आ गई थी कांग्रेस। तो एक था बहिष्कार। इन दोनों को लेकर के 7 तारीख में आए थे, ये भी एग्जाम में आपका आता है। और कहाँ पर लाए थे, कलकत्ता के टाउन हॉल में। आप सभी जानते हो कि देखिए घोषणा जो हुई इसकी 1905 में हुई थी, लेकिन जस्ट 6 साल बाद दिल्ली दरबार का आयोजन करा गया। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, दिल्ली दरबार। और जिस दिल्ली दरबार में कौन आया था भाई, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम आया। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज फिफ्थ या पंचम कहता है, द फिफ्थ। और इसने आकर के जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी, जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो डिक्लेरेशन थी, इसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, या फिर इसको रद्द कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है घोषणा कब हुई थी, तो सर 1905 को। और सर रद्द कब हुई थी, तो 1911 को रद्द कर दी गई थी दिल्ली दरबार में। और ये कौन सा दिल्ली दरबार था, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, बिल्कुल। तो याद कर लोगे आप इसको, बढ़िया बात है। चलिए, अच्छी बात है। आगे चलता हूँ नेक्स्ट आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मसाई। देखिए, मसाई कह रहा है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। द मसाई बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आप लोग जानते हो कि विश्व के अंदर अलग अलग देशों में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रही होगी मसाई जनजाति पूछी गई आपसे, वो सऊदी अरब की है, पेरू की है, मैक्सिको की है, या केन्या की है। तो मैं आपको तो मसाई जो जनजाति है बड़ी फेमस जनजाति है केन्या की। कहाँ की है भैया, ये केन्या की जनजाति है। और आप लोग जानते हो केन्या की राजधानी, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है भाई, नैरोबी इसकी राजधानी है। ये भी आपको पता है कि जो केन्या देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। कहाँ का है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, बिल्कुल। याद रखेंगे सभी। और एक मेन आपको बताऊं मैं, दो चार और जनजातियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, बुशमैन ऑस्ट्रेलिया की, उसकी आपका ये बोल दूं आपका अफ्रीका की सबसे खतरनाक जनजाति कही जाती है बुशमैन। जब आपको कहाँ मिलेगी, कालाहारी डेजर्ट में। कहाँ मिलेगी भाई, कालाहारी डेजर्ट या मरुस्थल के अंदर। ठीक है, याद कर लेंगे आप। साथ ही साथ आप लोग याद करेंगे, एक होती है, आपको सुना होगा गौचो। गौचो ये कहवा की बहुत खेती करते हैं ये लोग। कहवा मतलब कॉफ़ी की। क्या करते हैं, ये कॉफ़ी की खेती करते हैं। और जैसे ही मैंने कॉफ़ी का नाम लिया, छूटते क्या लगे कि सर जी ये तो साउथ साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आप सही हैं, मैं साउथ अमेरिका की ही बात कर रहा हूँ। साउथ अमेरिका का एक देश पड़ता है उरुग्वे। ये आपको उरुग्वे में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये अर्जेंटीना देश के अंदर मिलेंगे बहुत ज़्यादा, अर्जेंटीना। आप याद कर लेंगे। एक आप लोग जानते हैं बंतू जनजाति, बंतू। ये बंतू आपको मिलेगी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ मिलेगी सर, साउथ अफ्रीका में मिलेगी ये। ठीक है। एक होती है एनू। एनू बड़ी फेमस जनजाति है, एनू। और एनू कहाँ की है भैया, ये है जापान की। ये कहाँ की है, जापान की। तो ऐसी कुछ फेमस जनजातियां जो लगातार आपसे पूछी जाती हैं, आप याद कर लेंगे इनको। बहुत याद। एक होती है एस्किमो। एस्किमो बड़ी फेमस है, एस्किमो। ठीक है, याद कर लो इसको भी, एस्किमो। और ये एस्किमो जनजाति कहाँ की, आर्कटिक प्रदेश, सॉरी, हाँ जो ऊपर वाला प्रदेश है ना, आर्कटिक वाला, बिल्कुल, आर्कटिक प्रदेश, कनाडा, रसिया, उनका ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें आपको देखने को मिलती है। आप लोग याद कर लेंगे जनजातियों को भी, कोई ना कोई लगातार आपके एग्जाम में आती रहती है, फेमस हिस्सा है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताएंगे आप लोग, भामवली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में, है ना। जलप्रपात के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते हैं आपके।
जैसा कि आप सामने देख रहे हो ना, ये जलप्रपात आपके सामने है जैसे। अब मैं इस जलप्रपात की बात करूँ, आप देखें कितनी ऊंची हाइट से गिर रहा है। जलप्रपात होता क्या है? वाटरफॉल क्या है? वाटर का फॉल होना, भाई किसी हाइट से वाटर का नीचे गिरना। आप देखें दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और जैसे मैंने दुनिया के वाटरफॉल की बात करी सबसे ऊंचे की, तो आप हैप मान जाओगे ये लगभग लगभग 1 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये जहां से गिर रहा है ना, लगभग 1 किलोमीटर की हाइट है इसकी। ये है कहाँ पे? अगर बात करूं इसके नाम की, तो नाम है इसका एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल। और सर है कहाँ पे? ये पड़ता है वेनेजुएला के अंदर। तो दुनिया का तो आपको याद होना चाहिए, वेनेजुएला के अंदर। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, भामवली वजराई की, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो कहोगे सर भारत में कौन सा है? तो देखिए भारत के एंड पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो भारत के नाम पे आपको मिलेगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर एक जिला पड़ता है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है? शिमोगा। और वहीं पर आपको मिलेगा एक जलप्रपात जिसका नाम है कुंचिकल। यहाँ मिलता है आपको कुंचिकल जलप्रपात। और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है विरहो नदी पर। ये विरहो नदी पर ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। आप लोग याद कर लेना कुंचिकल। और कितना है? ये लगभग आपका 455 मीटर के आसपास है ये, यहाँ तक ये पड़ता है। और एक जो गोरसप्पा, वो दूसरे नंबर पर आता है आपका। ठीक है, बिल्कुल। महाराष्ट्र का भी याद रहेगा आपको। चलिए, एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ आपको इस फोटो के अंदर। आप लोग हैप मानोगे देख के। आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखो, समुद्र के अंदर भी वाटरफॉल होते हैं। समुद्र के अंदर भी वाटरफॉल होते हैं, जरा देखो। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल, या कह दो ना, देखो दुनिया का सबसे ऊंचा कौन सा? एंजिल। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा, बड़ा मतलब आपका चौड़ाई में, वो कौन सा? देखो, ये रहा पानी के अंदर। पानी के अंदर कहानी क्या होती है आप देखेंगे, ये रिज है, ये कटक बना हुआ है, ये जो आपका ये पहाड़ है पानी के अंदर। और यहाँ पर गर्म हो गया, इकट्ठा हो गया पानी, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस्ड पानी। जैसे ही ये ओवरफ्लो हुआ, ये इस चोटी से नीचे गिरना शुरू हो गया। और इसने क्या बनाया? इसने खुद एक वाटरफॉल बना दिया। सर ये है कहाँ पे? इसकी लोकेशन क्या है? तो लोकेशन आप लोग ग्रीनलैंड जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड है। एक तरफ ग्रीनलैंड है, एक तरफ आइसलैंड पड़ता है। इन दोनों के बीच में पड़ती है डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क डेनमार्क जल संधि। इस जल संधि के नीचे ये वाटरफॉल पड़ता है, जो समुद्र के अंदर है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये भी एक शानदार तथ्य आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे जरा। कह रहा है चंग संग नृत्य। अब लीजिए, ये भी एक नृत्य है कि चांग जनजाति द्वारा आपका नेकन्युलम त्योहार या त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। ये कहाँ पे होता है ना? आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये मिलेगा आपको कहाँ पे? नागालैंड के अंदर। कहाँ मिलेगा? नागालैंड में। तो सबसे पहले तो ये त्योहार ही हो गया आपके सामने, ये आपका नेकन्युलम। तो इस त्योहार की बात करूं, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको कब? जुलाई के मंथ में। ये जुलाई के मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार को। और इसी में डांस होता है आपका चांगसंग के नाम से। नागालैंड में और भी है सर, बिल्कुल और भी है, जैसे कि एक है चांगई, जिसको हम चंगई कहते हैं। एक चंगलो है, तो चंग के नाम से आप याद कर सकते हो, एक चंगलो है ना। एक तितली भी है, तितली देखिए फेमस है वहाँ का, बिल्कुल, तितली, बिल्कुल, है ना। एक खुपी लिली, है ना। लोकल नेम होते हैं इनके, तभी ऐसे नाम होते हैं इनके, बस आपको याद करने हैं। एक होता है कुपी लिली। और सबसे फेमस जो होता है नागालैंड में, वो होता है रंगमा, रंगमा नृत्य। तो ये जो कुछ फेमस नृत्य हैं, ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। आप लोग इन्हें भी याद कर लेना, जो इसमें आते हैं इंपॉर्टेंटली, है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रसिद्ध उत्सव कुंभ या महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस फेस्टिवल कुंभ और महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी ऑफ द इंडिया? अब आपको पता है कि कुंभ का समय है। अच्छा, कुंभ का समय है या महाकुंभ का समय? तो देखिए यह है महाकुंभ का समय। कुंभ और महाकुंभ में डिफरेंस होता है। पौराणिक कथाओं देखेंगे तो कुंभ और महाकुंभ थोड़े अलग अलग होते हैं। कैसे बताऊं आपको? देखिए, नासिक में भी होता है ये, बिल्कुल। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ये होता है। उज्जैन में पड़ती है एक नदी, क्षिप्रा नदी, ये वहां पर होता है। प्रयागराज में इस बार लगने वाला 2025 का महाकुंभ, तो गंगा नदी के किनारे ये भी होता है। लेकिन कानपुर में नहीं होता ये। इसकी जो चौथी जगह है, वो है हरिद्वार, उत्तराखंड में। हरिद्वार, हरिद्वार पड़ती है किस नदी के किनारे भाई? गंगा नदी के किनारे। तो भारत में ही नहीं, दुनिया में इन 4 शहरों में आयोजित किया था कुंभ का, है ना भाई। याद रखना आप लोग,
कुंभ होता क्या है, तो देखिए कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मैं आपको बता दूं, इस कुंभ का मतलब होता है घड़ा। और ये घड़ा कौन सा है? देखिए आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, हिंदू पौराणिक कथाएं हैं। घड़ा, ये वो घड़ा है जिसमें देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया था। और जब वो अमृत निकल गया, अमृत आ गया बाहर, तो देवताओं और असुरों के मध्य लड़ाई होने लगी कि इस अमृत को पिएगा कौन। तो जब इस बात की लड़ाई थी, तो जब वो छीना झपटी उनमें हुई आपस में, तो इस घड़े में से 4 अमृत की बूंदें, कितनी, 4 बूंदें अमृत की, वो इस विश्व के 4 शहरों पर गिरी, या कह दो 4 शहरों में गिरी। और वो यही 4 शहर हैं जो आपके सामने हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, जहां पर ये 4 बूंदें गिरी थी। ठीक है। अब होता क्या है, कहानी ये होती है, हर साल, या मानो ये जो कुंभ है, ये कुंभ लगता है 12 साल में, ये 12 वर्ष में लगता है। और ऐसा माना जाता है किंवदंतियों में या पुराने पौराणिक कथाओं में, कि जब इन 4 शहरों में 12-12 कुंभ लग जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब 12-12 कुंभ लग जाते हैं, तो उसके बाद आयोजित होता है महाकुंभ। या आयोजन किसका किया जाता है? महाकुंभ का। अगर साल जोड़ूं, तो महाकुंभ का आयोजन 144 वर्ष में आता है एक बार। और 2025, क्या बोला मैंने, 2025 में यही महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज के अंदर। ठीक है भाई, ये महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है जनवरी और फरवरी के महीने में, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ये महाकुंभ का आयोजन है जो लगभग 144 साल में होने आया है। ठीक है भाई, तो ये 4 शहर वही शहर है जहां पर वो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। आप लोग याद रखना, ये हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है। अगर बताऊं तो दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, या दुनिया की सबसे ज्यादा मतलब भीड़ जो इकट्ठा होती है किसी आयोजन स्थल पर या किसी धार्मिक स्थल पर, तो वो है आपका कुंभ। और जिस तरीके से कालबेलिया मैंने आपको पढ़ाया कि अमूर्त विरासत स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यूनेस्को का, ऐसे ही महाकुंभ या कुंभ भी एक आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आपका सम्मिलित है ना भाई। आप याद रखेंगे यूनेस्को की, तो याद रहेगा ना सभी के, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करना, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मसाला बोर्ड। तो देखिए संस्थाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एनटीपीसी वाले थोड़ा ध्यान देके चलेंगे कि संस्थाएं आपके एग्जाम में आती हैं। तो संस्थाओं का पूछा है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर मैं बताऊं आपको, अब इसके भारतीय मसाला बोर्ड आपका स्पीसीज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका आपको मिलेगा कहाँ पर, जो हमारे भारत का मसालों का बगीचा है, और वो है केरल। आप लोग जानते हो भाई, भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते हैं? केरल के अंदर होते हैं। ये होते हैं कोची। तो इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है कोची के अंदर। जितने आपके गर्म मसाले, मोटे मसाले मिलेंगे, वो सब आपको यहीं मिलने वाले हैं। अब कहानी क्या है, इस बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी किससे, तो एक आया था भारतीय मसाला अधिनियम, इंडियन स्पीसीज एक्ट अधिनियम। कब आया था ये आया था आपका 1986 में, है ना, बिल्कुल। और इसी के अगले ही साल 26 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना कर दी गई। एक्ट आया था 86 में, और अगले साल इसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है ना, वो स्थापना 2 संस्थाओं को मिला करके हुई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें 2 संस्थाएं मर्ज की गई थी। सर वो 2 संस्थाएं कौन सी थी? तो एक का नाम था आपका मसाला निर्यात संवर्धन परिषद। सबसे पहली तो ये थी जिसको मर्ज किया गया। ये कब आई थी? तो ये 1960 में आई थी, इसको मिला दिया। और प्लस इसमें क्या मिलाया गया? तो प्लस इसमें इलायची बोर्ड, जो इलायची के लिए अलग से बोर्ड था ना, बिल्कुल अलग इलायची बोर्ड, इसको मिला दिया गया। ये कब बना था सर? ये था आपका 1968 में बना हुआ। इन दोनों को मिला करके तब जाकर के इसको मिलाया और इसको मिलाया, और तब जाकर के बनी भारतीय मसाला अधिनियम से भारतीय मसाला बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? कोची के अंदर। और केरल को क्या कहते हैं? भारतीय मसालों का बगीचा। चलिए अगला क्वेश्चन करें। बिल्कुल, तो याद रहेगा सभी के। नेक्स्ट, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ से गुजरता है, पूछा है आपसे। तो आप लोग जानते हो भारत के 4 बड़े शहर जो इसमें आते हैं, आप लोग पता होगा, दिल्ली है ना भाई, दिल्ली से जाता है ये मुंबई,
फिर मुंबई से जाता है ये चेन्नई, और चेन्नई से आता है ये कोलकाता। ये 4 बड़े शहर हैं, और कोलकाता से अगेन आपका इस तरीके से इसका सर्किल बना हुआ है ऐसे करके। और ये भारत के 4 सबसे बड़े शहर हैं, आप लोग याद रखना। अगर मैं बात करूँ इस योजना के बारे में, तो देखिए योजना का जो शुभारंभ है या योजना जो शुरू की गई है, वो साल 2001 में शुरू की गई थी हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है। और ये शुरू जो की गई 2001 में, ये जाकर के 2012 में आपकी पूर्ण हुई या कंप्लीट हुई। ठीक है, 2012 में। बात करूं इसकी, लगभग 5800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। अब सर 4 बड़े शहर कौन कौन से? तो ये बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी इसी का ही हिस्सा है। आप देखेंगे ध्यान से, ये कितना है इसके अंदर, कहीं पे जाकर के तो 6 लेन हो जाती हैं, और कहीं पर जाकर के इसकी 4 लेन हो जाती हैं। चारों को मिलाकर के 5800 किलोमीटर का बहुत बड़ा है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो ध्यान से देखें। ये आपकी सिटीज़ है भाई। दिल्ली से आता है मुंबई, मुंबई से आता है कहाँ पे? चेन्नई, और चेन्नई से जाता है कहाँ पे? कोलकाता, कोलकाता से यहाँ पे। अब इसी बीच में कुछ शहर पड़ जाते हैं, जैसे मैं उन शहरों के नाम लिखने से अच्छा बता देता हूँ। यहाँ पड़ता है जयपुर, फिर नीचे पड़ता है आपका अहमदाबाद, फिर पड़ता है सूरत, ये पड़ गए यहाँ पे, और बड़ोदरा, बड़ोदरा यहीं पड़ता है। और इधर आओगे अंदर जब, ये तो दिल्ली से मुंबई तक पड़ गए। मुंबई से चेन्नई में क्या पड़ता है बीच में? पुणे, पुणे के बाद यहाँ पड़ता है गुंटूर, बेंगलुरु पड़ेगा इसमें बहुत फेमस। उसके बाद गुंटूर, गुंटूर के बाद पड़ता है कुर्नूल, एक पड़ता है आपका विजयवाड़ा। ये बहुत फेमस शहर है। जब चेन्नई से आप कोलकाता विजिट करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें पड़ेगा विशाखापट्टनम, और फिर पड़ेगा भुवनेश्वर। ये 2 बड़े शहर यहाँ पड़ते हैं। और जब आप कोलकाता से दिल्ली आओगे तो इस बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा अपना हमारा वाला जो मेनली आपका वाराणसी और कानपुर, ये 2 बड़े शहर यहाँ मिल जाते हैं। और इन्हीं शहरों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं नवंबर 2024। अच्छा, ये करंट है। तो नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है अभी फिर तो। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू विन द यूएन हैबिटेट एंड संघाई म्यूनिसिपैलिटीज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन आपका नवंबर 2024। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो भारत का पहला शहर केरल की राजधानी आप लोग जानते हो तिरुवनंतपुरम को, जिसको ये मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको मिला क्यों है ये? तो इसको मिला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसके गोल हैं या उद्देश्य हैं, इनको अचीव करने में किए गए कार्य पर, उद्देश्यों को पाने के कार्य में इसको मिला है सतत विकास। अब ये सर सतत विकास क्या है? तो आप याद करना कि 17 ऐसे लक्ष्य हैं हमारे सामने। मैंने क्या बोला? कि 17 ऐसे लक्ष्य हैं जो यूएन के द्वारा दिए गए हैं कि इनको पूरा करना है 2015 से 2030 के बीच में। वो 17 लक्ष्य कौन से हैं? तो देखिए मैं ऐसा बताऊं आपको, इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो 1 डे एग्जाम हो और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन 17 लक्ष्य के बारे में ना पूछा जाता हो। रिसेंटली यूपी पीसीएस का एग्जाम आयोजित हुआ, उसमें भी इसका 4th नंबर का ये पूछा गया कि यह किससे संबंधित है, 4th नंबर वाला। तो आप इन 17 के 17 को याद कर लेना। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये 17 के 17 याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अर्जेंट है बहुत ज्यादा। जैसे पहला है नो पॉवर्टी का, दूसरा नो हंगर का है, जीरो हंगर को लेकर के, तीसरा आपका गुड हेल्थ को लेकर के है, ये एजुकेशन को लेकर के, फोर्थ। फिफ्थ की बात करें तो इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के है। फिर सिक्स की बात करें क्लीन वाटर को लेकर के है। एक आपका अफोर्डेबल एनर्जी को लेकर के है, सेवंथ। एट्थ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। नाइन्थ आपका इंडस्ट्रियल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। 10वां कहता है आपको कि जो इनइक्वलिटीज है उसको कम करने के लिए क्या करना है। 11वां सस्टेनेबल सिटीज के लिए है और कम्युनिटीज के लिए। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हो गया। एक आपका देखिए क्लाइमेट एक्शन के लिए 13वां, ये लगातार एग्जाम में आता है आपके, आप इसको भी देखेंगे। फोर्थ कहता है लाइफ बिलो वाटर, 14th मतलब जमीन समुद्र के अंदर जो लाइफ है उसको लेकर के भी काम करना जरूरी है। वहीं 15th कहता है लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जो जिंदगी है वो। पीस जस्टिस को लेकर के 16वां है, और 17वां है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन गोल्स को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप्स को करना। ये 17 गोल हैं, इन्हें एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य है। इसी में तिरुवनंतपुरम को पुरस्कार मिला। 18वां क्वेश्चन है भाई, करेंगे सभी क्या है? ये कहता है कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आप लोग जानते हो कर्नाटक के बड़े फेमस आपके चित्र आपके मूर्तिकार हैं, जिनका नाम शिल्पकार है क्या, जिनका नाम है अरुण योगीराज। आप लोग सभी जानते हो कि अयोध्या के अंदर रामलला की जो प्रतिमा है, जो मंदिर में विराजमान की गई थी, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और इन्हें ही मिला है इसका पुरस्कार। और ये कर्नाटक सरकार पुरस्कार देती है इसको कब?
जब कर्नाटक का स्थापना दिवस आता है। क्या आता है? कर्नाटक का स्थापना दिवस। और कर्नाटक का स्थापना दिवस कब है? तो ये आता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। मैसूर राज्य में से 2 राज्य तोड़े गए थे, एक था आपका केरल राज्य और एक था आपका कर्नाटक राज्य, है ना भाई। तो इसकी स्थापना दिवस पर ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, राज्योत्सव पुरस्कार, ये कर्नाटक का दूसरा, कैसा भाई, ये कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, है ना भाई। सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान है जो अरुण योगीराज को दिया गया। ये बड़े ही फेमस आपके क्या हैं, ये शिल्पकार है ना भाई, याद कर लेंगे सभी। नेक्स्ट आपका चलते हैं। तो अरुण योगीराज याद रहेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है आने वाले लिए बिल्कुल। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सलेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? इन विच स्टेट द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम हैज बीन सिलेक्टेड? देखिए, अर्थक्वेक, अगर मैं अर्थक्वेक म्यूजियम की बात करूं आपसे, स्मृति वन की, तो ये बनाया गया है गुजरात के कच्छ में। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। सर ये गुजरात के कच्छ में क्यों बनाया गया है? तो 26 जनवरी 2001 बहुत ज़्यादा भयावह दिनांक है ये। 26 जनवरी 2001 जब सबसे बड़ा भूकंप गुजरात में आया था। सबसे बड़ा भूकंप गुजरात में आया, लगभग 13,000 इसमें व्यक्तियों की मौत हुई थी। उस मृत्यु की वजह से, है ना, उन सबको मेमोरी के लिए, उन सबको याद करने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। बहुत ही शानदार म्यूजियम, ये गुजरात के कच्छ में जो वहाँ पहाड़ियाँ हैं आपकी, उन पर इसको बनाया गया है। बड़ा ही शानदार है इसकी स्ट्रक्चर, इसका इंटीरियर, इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स की वजह से इसको पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा पेरिस में, है ना भाई, जहाँ उसका हेडक्वार्टर है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये अर्थक्वेक मेमोरियल है जो गुजरात भूकंप की यादों को आपका यहाँ पर सजे हुए है, या फिर कह दे एक तरीके से जो इस भूकंप में जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके नाम इसमें सबके यहाँ पे लिखे हुए एक तरीके से, उनकी मेमोरी के लिए इस म्यूजियम को वहाँ बनाया गया। बड़ा ही शानदार म्यूजियम है कह दे एक तरीके से, और इसके इंटीरियर की वजह से इसको पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है इसका? स्मृति वन, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, स्मृति वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो दुनिया में 2024 का सबसे ज्यादा वायरल फोटो या 23 का वायरल फोटो वो किसने जीता? तो मोहम्मद सलेम एक व्यक्ति हैं जो कहाँ के हैं? ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं भैया? ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं। और एक बड़ा ही फेमस अखबार है जिसका नाम है राइटर्स। ये राइटर्स के रिपोर्टर हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने गाजा, है ना, आप लोग जानते हो ना, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में जो गाजा पट्टी है, जो गाजा पट्टी है, इसमें एक हॉस्पिटल में जाकर के एक फोटो खींचा था। जो फोटो आपके सामने है, ये महिला अपने भतीजे का शव लेकर के बैठी हुई है। जो फोटो मोहम्मद सलेम ने खींचा था, जो जिसको पूरे साल का 2023 का सबसे ज्यादा कहते हैं एक तरीके से भयावह फोटो, या कहते हैं ना फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया, इसीलिए इनको दिया गया है इसका फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का फोटो आपका पुरस्कार इन्होंने जीता है। आप लोग समझ गए? तो इस तरीके से आप लोग जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कैसे आपको लगी है क्लास, आप मुझे जरूर बताएंगे। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक भी करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, मैंने कहा आपसे, मैंने वीडियो के शुरू में ही कह दिया था आपसे क्लास के कि आपको जो भी लगता है टॉपिक आपको कि हमें समझना है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे। जो भी मेरे से कोशिश हो पाएगी, बिल्कुल आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसी ही सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। आपका सेशन को लाइक करना, कमेंट करना मेरा उत्साहवर्धन करेगा। आप लोग जरूर करें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।